आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों ने आज यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स प्राप्त किए हैं और उनके पेरेंट्स, आप सबको मेरी ओर से एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने का एक अवसर दिया कि मैं यहाँ आके इस कार्यक्रम में, इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सम्मिलित हूँ। ये मेरे लिए गौरव का भी विषय है, क्योंकि बच्चों को जब किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है तो एक शिक्षक को उससे ज़्यादा अनुभूति शायद कभी हो नहीं सकती। तो मैं इसके लिए प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने चुना कि मैं इस कार्यक्रम में आज यहाँ आऊँ। मैं स्टेज पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था। मैं प्रिंसिपल साहब से भी बात हमारी इस विषय में हुई कि जितनी सारी प्रस्तुतियां स्टेज के ऊपर हुई उसमें बहुत ज्यादा हमने बच्चों को, लड़कों को नहीं देखा। और ये प्रिंसिपल साहब की भी शिकायत थी कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे लड़के हैं वो स्टेज पे नहीं थे, और ये वास्तव में एक आश्चर्य का विषय भी है। देखिए, हमारे यहाँ भारत में जो शैक्षिक पद्धति रही है वो विभिन्नताओं से भरी पड़ी रही है, और उन विभिन्नताओं में जो थिएटर है, आर्ट है, ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, उसको बहुत प्राथमिकता दी गई है। हमारे यहाँ इसके ऊपर पूरा साइंस है, जिसको हम नाट्य शास्त्र भी बोलते हैं। और ये नाट्य शास्त्र कोई छोटा मोटा साइंस नहीं है। ये शिव के नाम पे, यानी नटराज, जिसे नटों का राजा कहा जाता है, और ये जो नाट्य है, यानी ये जो प्रस्तुति होती है, ये एक व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति, उसकी जो इनर फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने का एक बड़ा अच्छा मौका देती है। यानी आप हैप्पीनेस को भी एक्सप्रेस करते हो, आप सैडनेस को भी एक्सप्रेस करते हो, आप एंगर को भी एक्सप्रेस करते हो। यानी विभिन्न इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो ये नाट्य शास्त्र, जो साइंस बना भारत में, ये बड़ा विचित्र साइंस है। क्योंकि बहुत बार हमारे बच्चों को एक्सप्रेशंस, जो इनर फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी एक्सप्रेशंस का उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता, और साइंस उसे कहता है, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड नीड्स के रूप में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में बाहर आती है। तो जो थिएटर है, ड्रामा है, डांस है, आर्ट है, म्यूजिक है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को अपने इनर इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक मौका देने का। आप अगर भारत की शैक्षिक व्यवस्था को देखें, जैसे अभी राजा राममोहन राय जी के बारे में, और उन्होंने जो क्रांति देश में लाई, सती, भारत वहां से मॉडर्न नहीं बना। भारत मॉडर्न था, और उसके उदाहरण हजारों साल पहले से हमारे सामने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में सामने आते हैं, और एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय, स्कूल, गुरुकुल भारत में रहे, चाहे वो नालंदा, सोमपुरा, उदांतपुरी, वल्लभी, शारदा, कंठनूरशाला, एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय रहे। इनफैक्ट एक पुस्तक है जिसे एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन ने लिखा है, जिसका नाम था एंगस मैडिसन। एंगस मैडिसन ने अपनी किताब लिखी, उसका नाम था कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में उन्होंने दुनिया भर के सभ्यताओं का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने पाया
कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके 18th सेंचुरी तक, 17th 18th सेंचुरी तक भारत का जो कंट्रीब्यूशन था टोटल ग्लोबल जीडीपी का, जो आज हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी का, वो लगभग 5 से 7% का है। एंगस मेडिसन ने अपने रिसर्च में पाया भारत का ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर 17वीं शताब्दी तक लगभग 30 से 35% था। और अगर आप एंगस मेडिसन से पुराने रिसर्च पे भी चले जाएंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। एक श्रीनिधि कल्याणरामन इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, उन्होंने और अध्ययन किया इसके पीछे, और उन्होंने क्लेम किया कि ये 35% नहीं, ये 50% से भी ऊपर का जीडीपी रहा होगा। ऐसा भारत में क्या हो रहा था? भारत की मॉडर्निटी अभी नहीं आई, भारत एक पिनाकल पे पहुंचा था। और अगर आप चारों ओर नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जिस क्षेत्र में भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित नहीं किया था। फिर चाहे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेखकों को या ट्रैवलर्स को पढ़ें, चाहे ह्यूनसांग को पढ़ें, फाहियान को पढ़ें, जिनजान को पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे। दुर्गम से दुर्गम रास्तों से दुनिया भर से लोग भारत आना चाहते थे, क्योंकि भारत की जो शैक्षिक व्यवस्था थी वो बहुत ही विभिन्न थी। और उसको पाने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते थे, यूरोप से आते थे। उस जमाने में अमेरिका होता नहीं था, उस क्षेत्र से भी आते थे, पर्शिया से आते थे, अरब से आते थे। और कितने ही हमारे तक्षशिला जैसे संस्थाओं में, नालंदा जैसे संस्थाओं में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस अपने देशों में लौट जाते थे। इनफैक्ट बहुत लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, मैं क्योंकि कश्मीर से हूं, कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है रोजाबल, और ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स ने लिखा है कि जो लॉर्ड जीसस था उसके जो 30 to 30 ईयर के मिसिंग ईयर्स हैं, वो 30 to 30 ईयर के मिसिंग ईयर्स उसने कश्मीर में आके गुजारे और वहां से भारत का दर्शन भी लिया। इसीलिए कहते हैं जब वो वापस गए तो जो ओल्ड टेस्टामेंट्स थे और जो न्यू टेस्टामेंट्स हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है, मतलब उनमें भाव में बड़ा अंतर है, क्योंकि भारत के भाव की प्रस्तुति उनमें झलकती है। तो आप आज घरों में छोटे छोटे खेल बच्चों को खिलाते हैं, आप चेस खिलाते हैं, तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद ये बाहर से कोई गेम आई है। ये भारत के अंदर निर्मित गेम थी, ये यहाँ की इनोवेशन थी। इसको बोलते थे अष्टपदा। हम बच्चों को सांप सीढ़ी खिलाते हैं, हमें लगता है कि शायद ये बाहर विदेश की कोई इन्वेंशन है। ये भारत की इन्वेंशन थी। इसे बोलते थे मोक्ष पदम। और मोक्ष पदम भी क्यों बोलते थे? ऐसा मानना था कि बच्चों को बचपन में वर्चूज और वाइसेस सिखाने चाहिए कि अच्छा संस्कार क्या है और बुरा संस्कार क्या है। इसलिए इस प्रकार की गेम को तैयार किया गया था जिसमें जहां सांप काटता है वहां एक बुरा संस्कार और जहां सीढ़ी मिलती है वहां एक अच्छा संस्कार। और जब ऊपर 100 पे जैसे हम आज पहुंचते हैं तो उसे मोक्ष पदम कहा जाता था, यानी एक बच्चे के अंदर बहुत सारे अच्छे संस्कारों का प्रवाह होगा। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जंगलों में होती थी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि हम चाहते थे, हमारा जो शैक्षिक पद्धति थी वो ये थी कि बच्चों को नेचर के साथ अलाइन करो, बच्चों को नेचर को अंडरस्टैंड करने दो, क्योंकि हम सब नेचर का ही पार्ट है। वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द नेचर। ये अलग बात है, आज नेचर हमसे अलग हो गया है, हम नेचर को अपना पार्ट नहीं समझते, हम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। लेकिन हमारी जो पारंपरिक शिक्षा थी वो ये थी कि नेचर को अपना ही पार्ट समझो, क्योंकि आप नेचर के ही एक्सटेंशन हो, इसलिए नेचर को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज में बच्चों को नेचर से अलाइन किया जाता था। हमारे यहाँ कोई पेड़ों में कोई भगवान नहीं है, हमारे यहाँ दरिया में कोई भगवान नहीं है, हमारे यहाँ पहाड़ों में कोई भगवान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की प्रस्तुति ऐसी हुई कि अगर नेचर का संरक्षण करना है तो लोगों को नेचर के प्रति आदर और सद्भाव सिखाना है। आज अब दुनिया उसी रास्ते पे चलना शुरू कर रही है कि नेचर को कैसे बचाएं। हमारे एसडीजी गोल्स
जो है वो सस्टेनेबिलिटी गोल जो है वो अब यही कहते हैं कि नेचर को बचाइए। लेकिन ये हजारों वर्ष पहले भारत ने इसका संकल्प लिया था और हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन कि कैसे पेड़ों को हम पूजते थे, कैसे दरियाओं को हम पूजते थे। वो इसलिए कि उनको संरक्षण कैसे मिले, क्योंकि हम उसी का पार्ट है। और जैसे अभी प्रस्तुति की गई कि हमारे यहाँ पे महिलाओं के साथ कोई प्रताड़ना होती थी, ऐसा नहीं था। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि अभी दुनिया को ट्विन स्टार्स के बारे में बहुत अभी 100-150 साल पहले ही पता लगा। हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ ट्विन स्टार्स के बारे में दर्शाया गया है। और उन ट्विन स्टार्स में भी एक ऐसा ट्विन स्टार, क्योंकि ट्विन स्टार में क्या है कि एक स्टार स्टेशनरी होता है और एक स्टार उसके इर्द गिर्द घूमता है। हमारे यहाँ के उस जमाने के साइंटिस्ट, जिन्हें हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं, उस जमाने के साइंटिस्ट ने उन ट्विन स्टार्स में से भी एक ऐसा स्टार ढूंढा जिसका नाम था अरुंधति वशिष्ठ, जिसे आज का साइंस अभी 150 साल पहले जिन्होंने उसको ढूंढा वो उसे एल्कॉन मिजार के नाम से कहते हैं। लेकिन कई हजार वर्षों पहले अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ये स्टार। इसमें क्या है, इसमें और बाकी ट्विन स्टार्स में डिफरेंस क्या थी कि इसमें एक स्टार स्टेशनरी नहीं है, दोनों स्टार एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। और बहुत सारे प्रांतों में पद्धति है कि जब नया वर वधू शादी करके बाहर निकलता है मंडप से, तो पहला काम उनका होता है कि वो इस अरुंधति वशिष्ठ को देखें और उनके उन मूल्यों को, उन संस्कारों को अपने मैरिड लाइफ में इंटीग्रेट करें। ये भारत की पद्धति थी। आज आप सर्जरी को इतना बहुत बड़ा वेस्ट का इन्वेंशन मानते हैं, हजारों वर्ष पहले सुषुप्त संहिता डॉक्ट्राइन बना पूरा शल्य चिकित्सा के ऊपर। दुनिया की सबसे पहली जो कैटरेक्ट सर्जरी थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक यूनिवर्सिटी में गया, मैं हैरान हो गया वहां पे देख के कि वहां पे बाहर उन्होंने आदि गुरु सुषुप्त की मूर्ति लगाई हुई और नीचे लिखा हुआ था फादर ऑफ सर्जरी। अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 1000 वर्षों में जब हम इन्वेडर्स के अधीन हुए, जब हम कॉलोनियल्स के अधीन हुए, हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है वो चरमरा गई और हमारे को लेबल करने लगे कि आपके यहाँ दकियानुसी तौर तरीके हैं। वो इसलिए क्योंकि वेस्ट को प्रूव करना था व्हाइट मैन्स बर्डन। ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में केवल जो सभ्यता यूरोप की है वो सबसे अग्रणीय सभ्यता है, जो बाहर बाकी सभ्यताएं हैं वो सबसे छोटी हैं। इसलिए उन सभ्यताओं के अंदर ऐसी ऐसी कुरीतियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई और हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि ये आपके अंदर खराबी है। लेकिन जो हमारी अच्छी चीजें थी, जिनके कारण से ये सभ्यता ने दूर दूर तक दुनिया भर में अपना वर्चस्व रखा हुआ था, वो कभी उसकी प्रस्तुति हुई नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को अपने उन संस्कारों के साथ जोड़ें। हमारी सबसे बड़ी चुनौती कहाँ पे है एज अ पेरेंट? आज मैं जब सब पेरेंट्स से पूछता हूँ आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं या क्या बनता देखना चाहते हैं, 99% पेरेंट्स का एक आंसर होता है कि किसी को सचिन तेंदुलकर बनाना है, किसी को बिल गेट्स बनाना है, किसी को अंबानी बनाना है, हर किसी ने किसी को आइडियलाइज करके रखा है। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को खुश बनाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को वही बनाना चाहता हूं जो वो है। स्टीव जॉब्स ने अभी बिफोर ही डाइड उसने कहा कि दिस लाइफ इज वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल, very unpredictable. So don't waste this life on becoming something else. Don't live your life of something else. और ये 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को अपने निजता में जीना चाहिए। उस निजता में अगर वो फेल भी होता है, वो उसे वही निजता जीनी चाहिए, ना कि किसी परधर्म को यानी किसी और लाइफ को, किसी और व्यक्ति को सिंबलाइज करना चाहिए। तो हमारे साथ समाज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चा पैदा होता है, गोदी में होता है, तो पहले दिन से ही हम बच्चे को हम चाहते हैं कि बेटा ऐसा बनना, कृष्ण बनना, राम बनना, तुम्हें तो ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। और डे वन से उसके अंदर उस ईगो को हम जन्म देते हैं, जिसको वो अपने जीवन भर चलाता रहता है, क्योंकि उसे कुछ बनना है। और वो कुछ क्या है? वो सब बाहर है।
लेकिन उसे कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि तुम्हें वो बनना है जो तुम हो, जिसके कारण से तुम इस दुनिया में आए हो। क्योंकि इस दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं और 7 बिलियन के 7 बिलियन अलग हैं। हर किसी व्यक्तित्व की अपनी एक पोटेंशियलिटी है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। उस इंडिविजुअलिटी को जीना, मैं अभी इस मैडम से पूछ रहा था, एक प्रश्न आया और इसका एक बड़ा आप डेटा उठा के देखेंगे आपको वैसा ही मिलेगा कि सीयूईटी में कौन से बच्चे सीट लेके गए। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे वो हैं जिनके एवरेज मार्क्स थे 75, 85, जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले मार्क्स थे, बहुत सारे बच्चे रह गए। और दुनिया भर का डेटा भी उठा के देख लीजिए। मैं 25 साल में आईबीएम के साथ काम किया हूं। मैंने जिन लोगों को देखा जो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, मैंने एक चीज देखी कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट। उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन थी जिसके कारण से वो आगे बढ़ पाए, वो एबिलिटी थी टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड मैनेज दोज इमोशंस, and then also understand and predict the other person's emotions, and then work with them. They had learned how to work with the strengths of other people. They knew they didn't have these strengths. They had an ability to understand the people around them. तो इससे सबसे बड़ा फॉल्टर आज बच्चों को कहाँ आता है? जब वो दूसरे की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जो कोई सक्सेसफुल है उसी को सिंबलाइज या आइडलाइज करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है। क्योंकि उनकी निजता कुछ और होती है, उनका व्यक्तित्व कुछ और होता है, उनकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, उनका पोटेंशियल कुछ और होता है, लेकिन जो बाहर की दुनिया में हम उनको मैप करने की कोशिश करते हैं कि तुम ये बनो, तुम्हें ऐसा बनना। मैं एक परिवार में, किसी परिवार में जाता था, वो उनकी मदर रोज उस बच्चे को सवेरे उठाती थी। मैं उनके घर में कभी रहता भी था रात, मैं देखता था वो बच्चे को सवेरे उठाती थी, उठो बेटा। क्यों उठा रहे हो उसको सवेरे? इसको प्रैक्टिस की जाना है। कौन सी प्रैक्टिस? क्रिकेट की प्रैक्टिस। नहीं जाएगा, नहीं जाना होगा। बोला नहीं, अगर नहीं जाए, मिस हो जाएगा तो हाउ विल ही बिकम अ क्रिकेटर? और मैंने कई बार जब उस बच्चे से बात की, ही नेवर वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। उसका मन, तो मुझे एक दो बार मुझे उससे कहा कि उसको सिंगिंग का बड़ा शौक था और उसके फादर बड़ा डिसलाइक करते थे उसको। Eventually he has today become a very good singer, but let me also tell you, our children hate us. They may not be able to express that hatred the way other people express their hatred, your neighbor expresses that hatred. Our children have a different way of expressing that hatred. आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं, आप वही करेंगे जो उनका मन है, आपका मन है वो नहीं करेंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे। आप इन इंडिकेटर्स को समझ लेना, ये हेट्रेड का ही एक भाव है जो इस एक्सप्रेशन में आपके सामने आ रहा है। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को सप्रेस करते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। पेरेंट का काम है सिर्फ जो साइड के 2 वॉल्स होते हैं गार्ड करना, उसके बीच में उसको खुला छोड़ना, और जहां जहां बच्चों को अपनी रियलिटी, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, आप देखिए बड़ा संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। और समय के साथ साथ भले ही उनके मार्क्स बहुत हाई ना हो, वो जीवन में कभी उदास नहीं रहेंगे और जीवन में कभी चिंतित नहीं रहेंगे और जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे पास पेरेंटिंग स्कूल होना चाहिए, और पेरेंट्स को या तो जॉब छोड़ के तो नहीं आ सकते, लेकिन इवनिंग में 1 साल का डिप्लोमा पेरेंटिंग का होना चाहिए, जहां वो आए और वक्त की, समय की मांग के हिसाब से पेरेंटिंग समझे। आप चीजों को अपना लक्ष्य ना बनाए। प्राइस आएगा, कल कुछ और चीज आएगी, परसों कुछ और चीज आएगी। ये वक्त जो है बदलता रहता है, आज अच्छा है कल अच्छा नहीं होगा। इन अच्छा और नहीं अच्छा के बीच में संतुलन करना, ये सबसे बड़ा जीवन का अचीवमेंट। अगर किसी व्यक्ति ने ये चीज सीखा कि जब अच्छा हो रहा है तो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना, और जब बुरा हो रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर इस संतुलन को आपने बच्चों में इनकलकेट किया, आपका बच्चा सबसे सफल व्यक्ति इस दुनिया का बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।